मोर देन 200 इयर्स से जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है उनके स्टेट की ओर से, वह खत्म किया जाए। नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी और अगर नहीं हुआ तो फिर विद्रोह होगा। 90% जहाँ पर हिंदू हैं, अब 5% बुद्धिस्ट है। अब जनताओं के बीच में नहीं पूछा गया कि धर्म सापेक्ष चाहिए, धर्म निरपेक्ष चाहिए। आसमान छूने का दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, जमीन में बैठने के लिए ही नहीं जगह मिल पाने की अवस्था और स्थिति है। We want a good friendship, cooperation, not a hegemony and dictatorship. We want peace in our country. India has been acting as a big brother, and there is not the progress in our democracy, and that's not good. हमारा देश कंपैरेटिवली इंडिया की तुलना में कमजोर देश है, गरीब देश है। हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि अनइक्वल ट्रीटीज में नेपाल ने बहुत सारे चीज लूज किया। जरूर सबकी पहचान सुनिश्चित होंगे इस संविधान के मार्फत। पहले जब वो निर्वाचन हुआ था कुछ पोलराइज था। वो हमारा छोटा भाई है, तो बड़े भाई को अपनी दादागिरी का अंदाज छोड़ के एक अपनापे से बराबरी के स्तर पे रिश्ता बनाना होगा। One of the paradoxes of India's relationship with Nepal was that we managed for the longest time, for 6 decades, to have good relations with both the monarchy, briefly with the Ranas when they were ruling, and with the democratic parties. India does not allow us to have the equal type of treatment. 50 के TT के अंतर्गत में जो मिल रहा है वो नहीं देगा तो क्या होगा कल? Implication तो बहुत डेंजरस है यहाँ पर। India is a safety valve for Nepal. नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट आ पहुंचा है नेपाल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत की नेपाल नीति के बारे में। किस तरह से बदलते हुए लोकतांत्रिक होते नेपाल के साथ भारत संवाद कर रहा है, और यहाँ नई सियासी जमातें, पुरानी सियासी जमातें किस तरह से भारत को देख रही हैं, भारत की नीति को देख रही हैं। और एक और खास बात, किस तरह से जो युवा पीढ़ी है वो भारत और नेपाल के रिश्तों को देखती है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान नेपाल में राणाओं का प्रभुत्व था। उसके बाद पंडित नेहरू के ज़माने में नेपाल के राजा ने हमसे मदद मांगी और हमने उनकी मदद की और राणाओं का प्रभुत्व खत्म किया और राजशाही को पुनः स्थापित किया। उस ज़माने में नेपाल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और वहाँ पे एक जनतंत्रीय सरकार थी। धीरे धीरे राजशाही प्रबल होती चली गई और जो जनतंत्र था खत्म होता चला गया। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ गई जब नेपाल के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, और उसके बाद से जो हालात हुए ऐसे आते चले गए कि वहाँ पे प्रदर्शन हुए, फिर धीरे धीरे कुछ हद तक जनतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, और उसके बाद जब जनतंत्र से लोग खुश नहीं हुए तो वहाँ पे माओवादी विद्रोहियों ने विद्रोह किया, आर्म्ड रिवोल्ट किया, और फिर उसके यहाँ हिंसा होने लगी। और उसके बाद इस तरह के हालात बने कि वहाँ पे कुछ राजनीतिक समझौता हो सका, वहाँ पे चुनाव हुए, चुनाव के बाद एक हुकूमत आई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल तक रही पर कोई संविधान नहीं ला पाई। अब दोबारा चुनाव हुए हैं, अब दोबारा ये प्रक्रिया जारी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट और हसीन वादियों से दिल को लूट लेने वाला नेपाल। अपने 2 सदियों के इतिहास में लंबे समय तक कभी भी शांत नहीं रहा। उसकी वर्तमान सीमाओं का निर्धारण उसके और अंग्रेजों के बीच
1814 से 1816 तक चले युद्ध के बाद हुई संधि का नतीजा है। उसके बाद 1846 से वहां राणाओं के वंशवाद ने उसे लंबे समय तक बाहरी दुनिया से काट कर रखा। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में कई मील के पत्थर आए जिन्होंने इस देश को नए सिरे से बदला। एक के बाद एक तानाशाह नेपाल की धरती को छलनी करते रहे। पहली बार मई 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ, लेकिन उससे सभी लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो 5 साल के अंदर ही माओवादी विद्रोह शुरू हो गया। एक जून 2001 को नेपाल के राजमहल में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिससे पूरी दुनिया थर्रा गई। सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां सभी मारे गए। किसने किसको मारा और क्यों मारा? ये कोई दिलजला राजकुमार था जिसने प्यार और बदले की आग में जलाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय सियासी साजिश? कई मायनों में यह हत्याकांड अभी भी रहस्य है। कुछ उंगलियां भारत पर भी उठी। इस जलजले के बाद राजगद्दी संभाली राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों के हिंसक आंदोलन का दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले ली और सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो नेपाल में फिर जन आंदोलन शुरू हुआ और आखिरकार राजा को सत्ता जनता के हाथों में सौंपनी पड़ी और संसद को बहाल करना पड़ा। संसद ने एक विधेयक पारित किया और दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 2007 में संविधान संशोधन करके राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और नेपाल बना संघीय गणतंत्र। और फिर लिखा गया आधुनिक नेपाल का नया अध्याय। 2008 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रमुख काम नया संविधान बनाना था, देश को एक नई दिशा देनी थी। एक ऐसे नेपाल का निर्माण करना था जिसमें हर समुदाय, हर क्षेत्र के व्यक्ति के लिए जगह हो, हर नागरिक के अधिकार समान हो। और इस भारी भरकम काम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी आई माओवादी सरकार के कंधों पर। पुराने बागियों पर नेपाल की जनता ने विश्वास किया और जनादेश दिया। नेपाल जैसे एक रुका हुआ लोकतंत्र पिछले 8 साल से लगातार हर रोज इस बात का इंतजार कर रहा है कि लोकतंत्र का वो ग्रंथ लिखा जा सके जिसे हम संविधान कहते हैं। इसमें वो आवाजें शामिल हों, उन तमाम लोगों के अधिकार शामिल हों जो अपने को नेपाली कहते हैं। ये उनकी लड़ाई है, उनकी भी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए और उन्हें चाहे अपॉर्चुनिटी में हो स्टेट की ओर से, चाहे उसके राइट्स हो, उनके इक्वल ट्रीटमेंट उसका हो। तो वो लड़ाई जो है इक्वालिटी की भी लड़ाई है, आइडेंटिटी की भी लड़ाई है, रिसोर्स और पावर में शेयर करने की भी लड़ाई है। जो लास्ट कई 100 वर्षों से वह जो है उसे अलग रखा गया था, वो अब खत्म होनी चाहिए। तो ये तो होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ, नई कॉन्स्टिट्यूशन बनी और अगर नहीं हुआ तो फिर विद्रोह होगा। यहाँ पर जनभावना के अनुसार यहाँ के नेताओं ने कुछ काम नहीं किया। यहाँ की जनभावना निराश और दुखमय। जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी देश में, ये संभव नहीं है। नेपाल में आमूल परिवर्तन मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने का हमारा लक्ष्य था। पहले ही डिमांड था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हमको एक मजबूरी हो गया उसके बाहर आने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन जनता को दिए वो डिजॉल्व कर दिया गया। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन था, हम समझते हैं एक ड्रामा के तौर पर किया जा रहा है,
क्योंकि पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो पहले ही वो सब का सपोर्ट किसी ने भी विरोध नहीं किया था, सभी ने पार्टिसिपेट किया था, इंटरनेशनल सपोर्ट था। स्थिति तो कुछ तो बदला है, लेकिन टोटली कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी जैसा था वैसे है। संविधान भी नहीं बना है। अभी ज्वाइन हुआ है पॉलिटिक्स में। जस्ट चेंज करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ ठीक हुआ है, कुछ चीज़ अब ठीक हुआ है। और पहले से अब हम जनता लोग को बोलने के आदत हुए है ना। पश्चिम सुदूर पश्चिम है और वहाँ बहुत लोग पीपल को ये मालूम नहीं है कि हम कहाँ है, इतना पिछड़ा है कि उनको मालूम नहीं। अब नेपाल का सरकार में राजा नहीं है तो गणतंत्र आ रहा है, उनको मालूम है। अब तो लोकतंत्र अब आ गया है नेपाल में। किस तरह का बदलाव, किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं नेपाल में लोकतंत्र के आने बाद? क्या जनता की जो आवाज़ है, जो उनकी बातें हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन्हें बेहतर मिल रहे हैं पहले से? बेहतर तो अभी मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये गणतंत्र आने के बाद नेपाल में आपका क्या हुआ कि जनता की मनोभावना और उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उनका तो मतलब आसमान छूने का दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, ज़मीन में बैठने के लिए ही नहीं जगह मिल पाने की अवस्था और स्थिति है। बहुत से क्राइसिस हुई हैं, व्यवस्थापन ही नहीं हो पाया है, मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। जन आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। पहली संविधान सभा अपना काम पूरा नहीं कर सकी तो उसकी एक वजह 2 चरम बिंदुओं पर गोलबंद राय भी थी। ये ध्रुवीकरण अब खत्म हो गया है, ये नहीं कहा जा सकता। आज भी एक तरफ मजबूत केंद्र की वकालत करने वाले दल हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय और जनजातीय अस्मिताओं को मान्यता देने के लिए अति संघीय व्यवस्था के पैरोकार मौजूद हैं। ऐसी पार्टियां हैं जो फ्रांस के मॉडल पर राष्ट्रपति और संसद का प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहती हैं, तो दूसरी तरफ भारत की तरह की संसदीय प्रणाली के समर्थक दल हैं। वैसे नेपाल में राजशाही की वापसी चाहने वाली ताकतें भी हैं, मगर वक्त की धारा के आगे वो बहुत कमजोर हैं। माओवादियों ने आरंभ में लोकशाही आंदोलन को जरूरी ऊर्जा दी, मगर बाद में अपने हथियारबंद लड़ाकुओं को फौज में भर्ती कराने और विद्रोह के दिनों में कथित अपराधों की सजा से बचाने की उनकी जिद शांति प्रक्रिया की राह में रुकावट बन गई। There is a lot of romance about the Maoist, लेकिन बस ऐसा होता है कि मैंने भारत में भी देखा हूँ कि हमारे दोस्त लोग जो हैं कि भारत में माओवादी के बारे में कट्टर खिलाफ में, लेकिन नेपाल में है तो वो दूसरा जगह है, दूसरा कंट्री है, somebody else's backyard है। वहाँ तो they live their college romance of radical left in a दूसरा सोसाइटी। ऐसा हो रहा है। एक लंबे समय की राजशाही के बाद नेपाल को लोकतंत्र होने का दर्जा तो मिला, लोगों को अपनी आवाज मिली और एक ऐसा तंत्र मिला जहां लोगों का शासन चलता है। लेकिन पिछले 8 साल में लगातार जिस तरह से संविधान बनाने का काम, लिखने का काम जारी है, जो संघर्ष जारी है, उससे जो ऊर्जा मिली थी लोगों को लोकतंत्र के आने से, वो कहीं न कहीं एक थकान में बदलती हुई नजर आ रही है। प्रकाश महत जो कि नेपाली कांग्रेस के नेता हैं और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य विदेश मंत्री, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काठमांडू में। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र कब तक रुका रहेगा, कब तक एक देश ट्रांजिशन में रह सकता है। प्रकाश जी, ये बताइए कि कहीं ना कहीं एक थकान जो है लोगों में नजर आ रही है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हुए मिले कि इससे अच्छी तो राजशाही थी, कम से कम जो चीजें जहां थी वो इन प्लेस तो थी। ऐसी बात नहीं है, जरूर थकान महसूस हुआ है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संविधान बने, देश एक लोकतांत्रिक रास्ते पे आगे बढ़े, ये लोग चाहते हैं। जैसे हमने पहले निर्वाचन हुआ संविधान सभा के, उसके मार्फत संविधान नहीं बना, आशा बढ़े हैं और हमने 1 वर्ष में संविधान बनने के प्रण किया है। इस 6-7 साल में हमने क्या कुछ किया है, काफ़ी पॉइंट्स है जिसमें हम संतोष कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की पीस प्रोसेस
इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बेसिकली। माओवादी पूर्व लड़ाकों की व्यवस्थापन की समस्या बहुत ज़्यादा चुनौती की विषय थी, वो इट हैज़ बीन ऑलरेडी सेटल्ड। एक लंबे और खूनी आंदोलन के बाद आखिरकार नेपाल को उसका लोकतंत्र मिला। नेपाल दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया। आकांक्षाएं पनपी, सपने जगे, लेकिन पहले माओवादी और फिर ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास, जो सियासी जमात है, उसने नेपाल के लोगों को निराश किया। लेकिन अगर नेपाल के लोगों को हम एक बात कहें तो क्या वो सहमत होंगे कि एक बुरा लोकतंत्र भी एक बहुत अच्छी राजशाही से बेहतर होता है? फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन जब हम नेपाल में हैं तो थोड़े नेपाली बोलने की भी कोशिश करते हैं। इंदिरा जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें पूरा काठमांडू घुमाया है, यहाँ की राजनीति, समाज सब समझाया है। अब छोटो ब्रेक होने सा फिरी आऊसू। काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में हैं। यहाँ पर हमारे साथ राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के छात्र मौजूद हैं। यहाँ हम इसलिए पहुँचे हैं कि जानने की कोशिश करें कि भारत की जो नेपाल नीति है उससे यहाँ के लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं, क्या सोचते हैं। और सिर्फ जब हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो शायद सिर्फ जो नेता हैं उन्हीं की बात नहीं, बल्कि जो यंग जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है यहाँ की नेपाल की, उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। टू सम एक्सटेंट Nepalese people are not satisfied with the foreign relation that India is implementing in the Nepal. There are some reasons, there are some policies which Nepali felt that they are not treated as equal in many sectors. Nepal being small and weak as compared to India, we need certain aids from India. While India should help Nepal as a small brother, should also not try and dominate it. Not as a small brother, as a friend. As a friend. Yes. That's something very important you're saying. ये शायद बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बड़ा भाई और छोटे भाई वाली जो भूमिका समझते हैं हम शायद दोनों देशों के बीच है, वो शायद अब जो बढ़ता हुआ बदलता हुआ नेपाल है वो इसे बदलते हुए देखना चाहता है। वो बहन भाई या बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता ना करके एक दोस्त का रिश्ता बनाना चाहता है। और शायद ये लोकतंत्र की उन खूबियों में से एक है जिनको हम कभी कभी लोकतंत्र को नजरअंदाज करते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि लोकतंत्र हमें क्या कुछ देता है। जो पुराना ट्रेडिशनल व्यू है उसको रिसेंट स्टिल ऑफ पीस एंड टाइम में से जो चेंज होना चाहिए। जो इंडिया जो वर्ल्ड वाइड व्यू में तो नेपाल के पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, वो ग्रेजुअली चेंज करना पड़ता है। नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में भी गाइडेड बाय द इंडियन अथॉरिटी। नेपाली पार्टी इंडिपेंडेंट है, नेपाल के पीपल इंडिपेंडेंट है, वो दे राइट एंड फाइट against the territory. Since the decade or since the introduction of democracy in Nepal, one has to go peacefully, but we are not facing the same kind of thing as we are expecting. Like India has been acting as the big brother, and there is not the progress in our democracy, and that's not good. We want peace and establishment and also a good relationship with India. But since the Indian government, it has been imposing its hegemony and dictatorship to our place. That's not good. We don't want that kind of democracy as it does, as it has been doing in case of our country. जब भारत नेपाल रिश्तों की हम बात करें तो सिर्फ नेताओं से क्यों बात की जाए, यहाँ की आम जनता से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत की जनता है और नेपाल की जनता है उनके रिश्ते आपस में कैसे हैं। इस वक्त 2014 में किस तरह से सोचते हैं नेपाल के लोग भारत के बारे में। कि छोटा राष्ट्र है नेपाल के लिए तो खूब दिल खोल के हम लोगों के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे कि बताइए भारत को, ये नेता भी बात सुन रहे हैं आपकी जब हम बात कर रहे हैं। अरे अब हमने यहाँ रास्ता है, बाटो है, अब ये सब चीज़ के है जो अभाव है ना, इस समय जो हम लोगों के सब चाहे तराई हो चाहे पहाड़ हो चाहे मधेश सब जगह एक रूपता से। पिछले 8 साल में 6 प्रधानमंत्री देख चुके और लगातार अस्थिरता से जूझते रहे नेपाल के साथ भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश की नीति कैसी रही है? क्या भारत बदलते नेपाल की उम्मीदें, आकांक्षाएं और सियासी माहौल को समझ पाया है? सिविल नौकरशाही जो विदेश मंत्रालय है उसके हाथ से भी लगता है कि नीति निर्धारण उसके हाथ में भी रहा है कि नहीं, इसके बारे में भी संशय होता है। और नेपाल के संदर्भ में
जो राजनीतिक पहल और राजनीतिक जिम्मेवारी दर्शानी चाहिए थी यूपीए को या उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को, दोनों ने ये जिम्मेवारी नहीं निभाई है। अभी उनकी लगातार शिकायत रहती है कि हमको तो अंदाज ही नहीं होता भारत चाहता क्या है। साउथ ब्लॉक का एक अलग वो रहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अलग अपेक्षाएं रहती हैं, राजदूत कुछ और सुर में बात करते हैं। हमको प्रामाणिक बात क्या है इसका अंदाज नहीं होता। भाजपा जो है वो हिंदुत्व, वहाँ पे जो हिंदुत्व की बात आक्रामक रूप से करे, जो इनका यहाँ तेवर है, वैसे ही तेवर वाले लोगों को से अपना पा गांठना चाहते हैं। तो उसी तरह से कम्युनिस्ट जो हैं वो कम्युनिस्टों से अपना रिश्ता बनाते हैं। वो लोकतंत्र के लिए जो तमाम लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनसे वो रिश्ता कम बनाते हैं। मोटे तौर पे कम्युनिस्ट एक ढंग से सोचते हैं और उसी तरह की वो अपेक्षा करते हैं नेपाल के कम्युनिस्टों से। इसलिए अब मतभेद हैं कि नहीं ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि साउथ ब्लॉक ही जो है वो रिश्ते तय करता है। भारत और नेपाल के मौजूदा रिश्तों का आधार 1950 की पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी यानी शांति और दोस्ती की संधि है। पिछले एक दशक में इस संधि पर नेपाली नेताओं, खासकर माओवादियों की तरफ से कई सवाल उठे हैं। उनकी शिकायत है कि ये संधि दोनों देशों को बराबरी के धरातल पर नहीं रखती। ये संधि नेपाल को अपनी रक्षा और विदेश नीति तय करने की इजाजत नहीं देती। इस संधि से नेपाल की संप्रभुता को खतरा है और इस संधि के कारण नेपाल अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आजादी से नहीं कर पाता। भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है, हम कैसा संबंध चाहते हैं? पंचशील के आधार पर बराबर का संबंध हम चाहते हैं। ऐसा स्थिति है कि ऑन इक्वल ट्रीटीज हुए हैं और इसका साइज भी बहुत छोटा है। इस तरीके से एक बड़ा देश के पड़ोसी देश होने के नाते हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि ऑन इक्वल ट्रीटीज में नेपाल ने बहुत सारी चीज़ लूज किया। एक छोटा देश, गरीब देश लूज नहीं करना चाहिए था। जो दृष्टिकोण रही है नेपाल के प्रति, उसमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि माइक्रो मैनेजमेंट में नेपाल में नहीं जाना चाहिए। रिलेशंस और डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक रिलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन में ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेपाल में हर पक्ष इस संधि के खिलाफ हो। भारत की नेपाल में क्या भूमिका हो, इस सवाल पर वहाँ राय बटी हुई है। पहले का ट्रीटी था और माओवादी लोगों ने इसको बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन जब वो खुद सत्ता में आए उनको महसूस हुआ कि कुछ बातें ऐसी है जिसकी आवश्यकता हमारे लिए भी है। फिर भी समय के साथ साथ उसको अपडेट करना और समय के मुताबिक उसको सांदर्भिक बनाना वो उचित बात है। यदि ट्रीटी बदलता है तो हम लोग कैन वी मैनेज आवर ओन शो विदाउट इंडिया हेल्प? कल इंडिया बताएगा कि इफ इंडिया ट्राई टू हैव ए पॉलिसी ऑफ इक्वल फुटिंग दूसरे देश के साथ, जैसे MFN ट्रीटमेंट टाइप का, उसमें हुआ तो क्या कैन वी मैनेज आवर शो? यदि इंडिया ट्राई टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस, अभी जो दे रहा है, जो बेनिफिट्स हो रहा है नेपाली को, इंडिया को जो है, वो उसको कंटिन्यू करने से तो टीटी नहीं होने से भी होगा। लेकिन वो तो गवर्नमेंट में आ चुके हैं। मनमोहन अधिकारी जी, UML का जगन्नाथ कला जी आए, माधव नेपाल आए, फिर बाबूराम भट्टराय, प्रचंड जी, सब तो आ गए हैं। एंड सो कॉल राष्ट्रवादी पंचायत के टाइम में महेंद्र के जमाने में दे हैव नेवर गॉन फॉर द एब्रोगेशन ऑफ द ट्रीटी। On the one hand, they don't say anything about the treaty. They have no alternative agenda. They only talk about the unequal treaty. नेपाली लोग 70-80 लाख रुपए नेपाली काम करने इंडिया में, क्या होगा वो? इंडिया इज ए सेफ्टी फॉर नेपाल। जो भी भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा चलता है नेपाल के अंदर, वो काठमांडू वैली से चलता है। भारत के जो राजनयिक नेपाल में रहे हैं, काफ़ी समय तक उनके खिलाफ ये एक्यूजेशन रहा है कि वो वाइसरॉय की तरह अपने आप को कंडक्ट करते रहे। अब ये चाहे भारत सरकार का नजरिया हो या उसके राजनयिकों का व्यवहार, मगर हकीकत यही है कि भारत को लेकर नेपाल में भ्रम भी है और विरोध भाव भी। वहाँ एक बड़ा तबका ये सोचता है कि नेपाल को लेकर भारत की कोई नीति ही नहीं है।
बल्कि ये काम नौकरशाहों के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है। मैं भी यह समझता हूँ कि बदलते समय के रिक्वायरमेंट्स के तुलना में हमारे संबंध उतनी ज़्यादा डायनामिक नहीं हुए। नाउ टाइम हैज़ कम कि हमारे अपने संबंध को बेसिकली आर्थिक विकास के दृष्टि से देखा जाए। भारत के नेपाल से हमेशा ही खास रिश्ते रहे हैं। इसके बावजूद एक धारणा ये है कि भारत नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील रहता है। क्या ये सच है? Was have been managed for the longest time, for 6 decades, to have good relations with both the monarchy, briefly with the Ranas when they were ruling, and with the democratic parties. Don't forget that when the Nepali Congress drew its inspiration from India, the very fact that we were dealing with a monarch as a respected neighbor did not mean that we were abandoning the Nepalese Congress, and so on. And the same thing has been happening with other parties. And there are Chinese companies in India too. That doesn't mean that they're going to control us. अब नेपाल में लोकतंत्र का दौर है, तो बेहतर रिश्तों के लिए जरूरी है कि भारत वहां के लोगों के दिल में जगह बनाए। फिलहाल भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि नेपाल में कैसे संविधान लिखने का काम पूरा हो, ताकि वहां राजनीतिक स्थिरता का दौर आ सके। ऐसा हुआ तो दोनों देशों के रिश्तों को ऐसा रूप देना भी मुमकिन हो सकेगा जिससे वहां चीन या किसी दूसरे देश की वैसी पैठ रोकी जा सकेगी जो भारत के लिए सामरिक रूप से चिंता का कारण हो सकती है। बदलते और बेहतर होते नेपाल में बहुत से सपने पूरे होने बाकी हैं। इसलिए नेपाल की नई संविधान सभा पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत की अगली सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि वो बिना नेपाली अवाम की संवेदनशीलताओं को छेड़े ऐसी नीति अख्तियार करे जिससे गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष नेपाल के सपने पूरे हों। जब एक देश में लोकतंत्र आता है तो सिर्फ लोगों को राजनीतिक अधिकार ही नहीं मिलते, बल्कि उस तरह की जो सॉफ्ट पावर्स होती हैं वो भी दूसरे देशों में जाती हैं। गीतकार, संगीतकार, अदाकार, इन सबको भी ज्यादा स्पेस, ज्यादा जगह मिलती है, जो हम नेपाल में भी देख रहे हैं। हो सकता है बहुत लंबा सफर नेपाल को भी तय करना हो, लेकिन छोटी छोटी मंजिलें जो हैं वो अभी से मिलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को बहुत सारा तरह की निराशा भी है, लेकिन आशा की बात हमें आप बताइए, क्या क्या बेहतर हुआ है? बेहतर तो होने वाला है, अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा हो गया कि लोग को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसमें थोड़ा सा अराजकता आ गया। कोई कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। लोगों की आकांक्षाएं बड़ी हैं, लोकतंत्र ने उन्हें सपने देखना तो जरूर सिखाया है। जी, वही सपना दिखाया है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अपना कोई खूबसूरत सा गीत हमें सुनाइए जिसमें बहुत सारी उम्मीद हो, निराशा दूर हो जाए और तमाम आज़ादी और तमाम जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है गाने की, अदाकारी की, वो सब हमें मिल जाए। कोई खूबसूरत सा गीत सुनाइए। अच्छा ठीक है। मेरो देश मलाई सबैभन्दा प्यारो छ, मेरो देश मलाई सबैभन्दा प्यारो छ, यो माटो बिना म बाँच्नै सक्दिन, यो बाटो बिना म हिँड्नै सक्दिन, म मरौँ म बाँचु, मेरो जिन्दगी मेरो देश हो, मेरो देश